नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेगुलर मैं आपको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहा हूं और रोज मेरी वीडियो आपके लिए आ रही है और आप उसे देख भी रहे हैं। अभी तक आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो एक बार जाके पिछले प्रैक्टिस सेटों को देख लें, क्योंकि उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लिया हूं आगामी एग्जाम में हमारे आने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को कोई भी चैनल आपको सॉल्व नहीं करा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को मैंने प्रैक्टिस सेट में लेके रखे हैं। आज की प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसमें कुछ डीआई वाले क्वेश्चन है, कुछ पाई चार्ट के क्वेश्चन है और कुछ हमारे नंबर सिस्टम प्रतिशत लाभ हानि के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही मजेदार है। एक बार आप इसे लगाएंगे, इतनी अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आपको इनको मैं सॉल्व कराऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि इससे जल्दी और कोई नहीं सॉल्व करा सकता था। तो समय को नहीं खराब करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए, आपको मैंने रोज एक वीडियो में एक ना एक बात बताता रहता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग की चिंता छोड़ दीजिए। जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप ये मानिए कि हम एग्जाम में बैठेंगे और लेखपाल के एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए कि आपका लेखपाल एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा, आपको बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब बातों को आप छोड़ के टेंशन फ्री माइंड से एकदम अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ग्रामीण जानकारी सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस मैम आपको पढ़ा ही रहे हैं। सब कुछ प्रॉपर आपको इस चैनल पे मिल रहा है, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं हो रही है। बस आपको बशर्ते करना क्या है, अपना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा वीडियो को देना है, वीडियो को देखना है और खुद से प्रैक्टिस करते रहना है। कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए और आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये मौका चूके नहीं, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा था कि साल 2 साल जो सरकारी नौकरी मिलने के चांस है तो ठीक है, अन्यथा फिर सरकारी नौकरी के सपने आप भी देखते रह जाएंगे, हम लोग भी देखते जाएंगे। क्योंकि कंडीशन इतनी खराब होती जा रही है हमारे भारत की कि हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी संकट की बात है कि नौकरी है ही नहीं। युवा आज का परेशान है। रोज मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज में देख रहा हूँ कि रोज एक ना एक लड़का बोलता है कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिला दो, कुछ भी काम दिला दो, मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करूंगा। क्योंकि कंडीशन इतनी खराब हो गई, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई अब रह के साल 2 साल तैयारी करने के लायक नहीं रह गया। कितनों को देखता हूँ सुबह से 12 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं। तो बस अगर आपको मौका मिल रहा है कि घर बैठे आपको एकदम बेस्ट नॉलेज मिल रही है, तो बस आप समय को ना खराब करिए, पढ़ते रहिए और लेखपाल एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाइए और ग्रुप सी की एक शानदार इज्जतदार नौकरी पा जाइए। तो चलिए समय नहीं खराब करते, देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में है। आशा करूंगा आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आएगा और अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। चलिए आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। देखिए, इस ग्राफ को आप देख ही रहे होंगे और इस ग्राफ से आपका नाता बहुत पुराना होगा, क्योंकि हमारे पेट 2021 के एग्जाम में 20 नंबर में केवल ग्राफ और पाई चार्ट आया था। उस समय ग्राफ जिसने भी मन लगा के पढ़ा रहा होगा वो समझ लीजिए पेट में आज अच्छे नंबरों में शामिल होगा, और जिसने उस समय पेट को हल्के में ले लिया रहा होगा और इस ग्राफ के चैप्टरों को हल्के में ले लिया होगा, आज वह 50% में फंसा होगा। तो देखिए, आइए क्वेश्चन हमारे लेखपाल एग्जाम में भी आएगा और 2 क्वेश्चन, एक ग्राफ से एक पाई चार्ट से लेखपाल एग्जाम में आना फिक्स है। जितनी भी प्रैक्टिस सेट्स हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, हर प्रैक्टिस सेट में इस बात को जरूर देखते हैं कि ग्राफ का एक क्वेश्चन, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन जरूर आया रहता है। तो आइए मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों के अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 की उपज प्रतिशत वृद्धि बताइए कि 1984 से 1985 में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसी बात को हमसे पूछा है। देखिए, सब यहाँ दर्शाया है कि 1980 में कितना हुआ, ये जो यहाँ पे लिखी है डिजिट, ये सब किसमें है, 1000 टन में है। 1980 1981 ऐसे करके आपको बताया। पूछा किसका है आपको, 1984 से 1985 में। आप यहाँ देख सकते हैं 1984 में कितने 1000 टन की वृद्धि हुई है। देखिए, ये 10 है, ये 10 वाली लाइन यहाँ जाएगी और ये आपकी 20 वाली लाइन यहाँ जाएगी। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि 15 कितने की हुई है, 1984 में 15 की हुई। 15 ये हमारा क्या है, 1000 टन है, 15,000 टन है। और 1985 में आप देख सकते हैं कितने की हुई है, 30 की हुई है। ठीक है, 1985 में हमारी क्या हुई है, 30,000 टन की वृद्धि हुई। तो बोल रहा है 84 से 85 में कितने की वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं 84 से 85 आने में
15,000 टन की वृद्धि हुई है। 84 से 85 आने में कितने हजार टन की वृद्धि हुई है? 15,000 की टन की वृद्धि हुई। किसकी तुलना में हुई है? देखिए जिसकी तुलना में पूछेगा उसी को हर में लिखेंगे। 1984 की तुलना में पूछ रहा आपसे कि 1985 में कितनी वृद्धि हुई। 1984 में कितना था? 15 था। अब प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 से 15 कट गया तो 1984 से 1985 में 100% की मतलब वृद्धि हुई है। दुगनी वृद्धि आप बोल सकते हैं कि जितना 1984 में था उसका दुगना 1985 में हुआ। आप यहां से भी देख के आराम से बता सकते थे 1984 में 15,000 टन था, 1985 में 30,000 टन था, जस्ट दुगना हो गया, यानी 100% की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने परसेंट की हुई? 100%। जो उसका 100% मूल था वो तो था ही, 100% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी में हमारे 100 दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है? कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र फेल हुए। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस समझने की देरी है। देखिए बोल क्या रहा है? कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए। देखिए जब परीक्षा आयोजित की गई होगी तो जितने भी स्टूडेंट बैठे रहे होंगे, हम कहते हैं 10, 20, 25, 50, जितने भी स्टूडेंट बैठे रहेंगे वे अपने आप के कितने परसेंट रहे होंगे? 100% रहे होंगे। इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए कि कोई भी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठते हैं वो अपने आप के क्या होते हैं? 100% होते हैं। कहीं वोट पड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो जो टोटल वोटर रहते हैं वो अपने आप के कितने रहते हैं? 100% के बराबर रहते। तो ऐसी जगह भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए बोला क्या है? 96% छात्र पास हुए, 50 छात्र क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? हमें कुल छात्रों की संख्या पूछा कि कुल छात्र कितने उपस्थित हुए थे। अब आप एक बात समझिए कि 100% छात्र बैठे थे पेपर में, 96% छात्र क्या हो गए? पास हो गए। तो फेल कितने परसेंट छात्र हुए? पहले आप इस छोटी की बात को समझिए कि फेल कितने परसेंट छात्र हुए? 4% छात्र क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। और यहाँ हमें बता रखा है कि 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र फेल हुए। इसका मतलब ये जो 50 है उन विद्यार्थियों के 4% की वैल्यू है। ठीक है ना? 4% की वैल्यू क्या निकल गई? 50 निकल गई। बात को समझिएगा। जब 4% की वैल्यू 50 है तो हमसे पूछा कितना है? कुल विद्यार्थी कितने थे? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू पूछा है। देखिए जब 50 हमारी 4% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 एकम 4, ये कितनी बार गया? 25 बार गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 बचे यहाँ 125, एक जीरो लग गया। कुल कितने छात्र बैठे थे? 1250 छात्र बैठे थे। कितने छात्र बैठे थे? 1250 छात्र बैठे थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा। देखिए बोल क्या रहा है? कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए। असफल कितने हुए? 50% हुए। कितने छात्र उपस्थित हुए? हमें ये बताना था कितने छात्र उपस्थित हुए। आपको कुछ नहीं करना। आपके पास जब पता है 96% छात्र पास हो गए हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे? 4% मात्र फेल होंगे। उन्हीं 4% की वैल्यू आपको 50 दे रखा था। आगे आपको कुछ नहीं करना था, केवल छोटी सी कैलकुलेशन थी, उसको सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर या 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए बोल क्या रहा है? वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 पे जोड़ने पर या 6, 5, 4 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? जिन नंबरों से विभाजित करने को बोले उनका पहले आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। 6, 5, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, यहाँ 5 बचेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूना 60। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। बोला क्या हुआ? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पे पहले आपको 1456 को 60 से क्या करना है? भाग देना है। 60 दूनी 120, बचेगा यहाँ पे कितना? 25, वहां से आएगा 56, 60 चौका 240, बचा कितना? यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप 16, कितना बचा?
16 बचा। अब आपको इस बात को बखूबी समझना है कि पूरा आपको पूर्णता विभाज्य करना था। क्या करना था? पूर्णता विभाज्य करना था, मतलब पूरा पूरा कट जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए। तो आप देखिए शेषफल 0 लाने के लिए यहाँ पे कम से कम छोटी छोटी संख्या क्या बचनी चाहिए थी? 60 बचनी चाहिए थी। क्या बचनी चाहिए थी? 60 बचनी चाहिए थी। तो कितना कम है 60 में? ये 60 में अगर हम लोग 16 माइनस कर दे कितना कम है? 44। तो वह छोटी सी छोटी संख्या 44 होगी, जिसको 1456 पे जोड़ने पर या 654 से पूर्णता विभाज्य हो जाएगा। बात को समझिए, जब 1456 को हमने 60 से भाग दिया तो यहाँ 16 शेषफल बचा। और आपको पूर्णता किसी भी संख्या को विभाज्य तभी होगी जब उसका शेषफल क्या बचे? 0 बचे। तो यहाँ शेषफल 0 लाने के लिए एक न्यूनतम मान, हम सबसे केवल न्यूनतम मान माने तो 44 होगा, क्योंकि 44 में जोड़ेंगे तब ये 60 होगा और एक बार पूर्णता क्या होगा? विभाज्य होगा। तो आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दी जाए। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूपी SSC राजस्व लेखपाल ग्रामीण जानकारी का 10 मॉडल टेस्ट पेपर। कितना मॉडल टेस्ट पेपर? 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मात्र 30 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है? 30 रुपए में। और आप अगर लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रामीण जानकारी के पूरे 10 मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कराया गया। मात्र 30 रुपए इसका चार्ज है। आप एक मॉडल टेस्ट पेपर को सोच लीजिए तो मात्र 3 रुपए चार्ज आपसे लिया जा रहा है, वो भी केवल छपवाने का, प्रिंटिंग का, लिखवाने का ही चार्ज आपसे मात्र लिया जा रहा है। तो 30 रुपए में अगर आप ग्रामीण जानकारी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ लिंक दी है बाय नाउ करके आप ले सकते हैं। नहीं ले पाते हैं आप तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 212 44 753, फिर से सुन लीजिए 97 212 44 753 पे आप व्हाट्सएप पे लिखिए हाय सर ग्रामीण जानकारी की बुक चाहिए। वहां मैं आपको पर्सनली आके आपको बुक दूंगा और आप वहां पे हमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। और इसके साथ ही साथ अगर आप जीके की तैयारी करते, देखिए हमारे किसी भी एग्जाम में हो, यूपी SSC, यूपीपीएससी, कुछ भी एग्जाम हो, वहां पे आपको जीके जीएस हर जगह मिलेगा। हर जगह जीके जीएस मिलेगा। तो जीके जीएस के 5000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला दीपक सर ने बनवाई है, जिसकी चार्ज मात्र 49 रुपीज है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपए में आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो अगर आप दोनों बुक खरीदना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहां पे हम आपको बुक दे देंगे। क्योंकि आपके पढ़ाई को लेकर हम लोग हमेशा तत्पर है कि आपको कहीं से भी कुछ छूटे ना। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न हो गया था, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 जेड 8 9 से विभाज्य। देखिए संख्या हमारी क्या लिखी है? 41 7 जेड 8। ये विभाज्य किससे है? 9 से है। ठीक है। अब यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किसका है? डिजिबिलिटी रूल का। डिजिबिलिटी रूल टॉपिक किसका है? नंबर सिस्टम का है। तो इसका मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो 200% आपके हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन फंसते ही हैं। और डिजिबिलिटी रूल की एक पूर्णतः वीडियो, मतलब एक बकायदे वीडियो की किसकी डिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, वो हमारे प्लेलिस्ट में रखी हुई है। तो अगर आपको देखनी है तो एक बार जाके आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। देखिए बोला क्या है? 41 7 जेड 8 9 से पूर्णता विभाज्य है। 9 की डिजिबिलिटी क्या होती है? पूरी संख्या, जो भी यहाँ संख्या लिखी रहे उनका योग करिए। अगर उनका योग 9 से पूर्णता विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 9 से पूर्णता विभाज्य हो जाएगी। तो इनको आइए हम लोग जोड़ देते। देखिए 4 1 5 5 7 12 12 8 20 और 9 के 20 के बाद 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या हमारी क्या है? 27 है। क्या है? 27 है। और इनका योग करने 20 आ रहा था। जेड के स्थान पे हम लोग ऐसा क्या नंबर रख दे कि 9 से पूर्णता विभाज्य हो जाए? तो जेड के स्थान पे हम अगर 7 रख देते तो इनका योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णता विभाज्य है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है कि वो 9 से क्या हो? पूर्णता विभाज्य हो। तो यहाँ पे हम लोग 7 रख सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? एकदम सही जवाब है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या रहा है? यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है।
तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जब विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाता है, मतलब विक्रय मूल्य जो भी हमारा रहा होगा अगर हम लोग उसका डबल कर देते हैं तो लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है हम लोग का। तो विक्रय मूल्य क्या है, हमें वही पूछा है। तो लाभ क्या है, हमसे लाभ पूछ रहा है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए बात को बोला क्या है, जब विक्रय मूल्य हमें मान लीजिए हमारा 100 था, मान लेते हैं नॉर्मल विक्रय मूल्य हमारा 100 था, तब लाभ हमारा क्या था, पी था। लाभ हमारा क्या था, पी था। तो हम अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहें तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्या हो जाएगा 100 माइनस पी। ठीक, अगले केस में क्या बोल रहा है, जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो 200 हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाता है, 3p हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे मतलब बात को कहा गया है। देखिए पहले समीकरण की बात क्या थी कि जो विक्रय मूल्य था लाभ था, हमें पता था। फिर क्या कहा गया कि अगर विक्रय मूल्य को हम लोग डबल कर देते हैं तो लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। देखिए दोनों को हमने इक्वेशन बना लिया, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 100। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 50। लाभ यहाँ से क्या आ गया, 50। लाभ कितना आ गया, 50 आ गया। देखिए p की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। पहले इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं p की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य भी हमारा क्या आ गया, 50। क्रय मूल्य 50 आ गया, लाभ 50 आ गया। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए लाभ हमारा 50 है, क्रय मूल्य भी हमारा 50 है, प्रतिशत में पूछ रहा है। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ गया, 100%। कितना प्रतिशत, 100% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हुआ, क्वेश्चन मैं पुनः समझा देता हूँ। देखिए बात क्या बोला था, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य दुगना होने से पहले कुछ नॉर्मल विक्रय मूल्य रहा होगा, नॉर्मल विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, और कुछ नॉर्मल लाभ निकला रहा होगा, लाभ को हमने p मान लिया। आप यह बखूबी जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से अगर हम लोग लाभ निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, क्रय मूल्य बचेगा। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने विक्रय मूल्य से लाभ को माइनस कर दिया। ये तो हमारी साधारण स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, विक्रय मूल्य को डबल कर दिया गया, तो क्रय मूल्य लाभ कितना हो गया, 3 गुना हो गया। बस 2 समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों में से हमने लाभ की वैल्यू निकाल ली। लाभ की वैल्यू पहले समीकरण में रख के हमने क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल ली। अब जब हमें क्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया, तो हम तो ये निकाल ही सकते ना कि कितना प्रतिशत हमको लाभ हो रहा है। हमने निकाल दिया, 100% हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आयु संबंधित प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोल के आ रहा है, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। ठीक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसके आयु की 3 गुनी, 3 लिखा है, 3 गुना अधिक होगी। 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। क्वेश्चन को जैसे जैसे बोला है एक एक लाइन समझते जाते। देखिए मेरी आयु, मान लीजिए पिताजी बोल रहे हैं मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना है, तो अगर यहाँ पे बेटा, बेटे को हम लोग x मान लेते हैं, तो पिताजी हमारे क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ठीक है, बोला क्या है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, 6 जोड़ देते हैं, तो इनके में भी 6 ऐड होगा, तो ये कितनी हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। ठीक है, बस अब पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी। पहले यहाँ से हम लोग x की वैल्यू थोड़ा निकाल देते हैं। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 18। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। पुत्र की आयु हमने बखूबी निकाल ली, क्या हो गया, 6। और जब पुत्र की आयु 6 है तो पिता की 5 गुनी थी, यानी पिता की क्या हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। देखिए ये नॉर्मल स्टार्टिंग क्वेश्चन पे जो बात कही थी कि मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु की 5 गुना है, तो पुत्र की आयु 6 वर्ष थी, तो पिताजी की आयु क्या हो गई, 30 वर्ष हो गई। लास्ट पूछा क्या, 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी। देखिए 2 वर्ष बाद पिताजी की आयु 32 हो जाएगी, क्योंकि 30 है, अब पुत्र की 6 है, तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो पिता की आयु 32 हो जाएगी, ये फादर है, और ये पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 32 वर्ष और 8 वर्ष। क्वेश्चन को आप पुनः समझिए, बात कुछ नहीं कहा था, बोला क्या है, मेरी आयु मेरे बेटे के आयु की 5 गुनी। अगर पुत्र की आयु x है तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। बोले 6 वर्षों बाद, मतलब पिता की आयु में भी 6 ऐड होगा, पुत्र की आयु में भी 6 ऐड होगा। बोले क्या, 6 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कितनी हो गई,
तीन गुनी बढ़ गई, किसमें बढ़ गई? पुत्र की आयु में बढ़ गई। कब बढ़ गई? 6 वर्ष बढ़ाने के बाद। उसके बाद बोले क्या थे? 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी? हमने एक्स की वैल्यू निकाली, वहां से पिताजी की वैल्यू निकाली, दोनों में 2 वर्ष जोड़ दिया। आशा करूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये मत सोचिए कितना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्वेश्चन दे दिया। ये सब क्वेश्चन लेखपाल एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको कराया जा रहा है। देखिए बोला क्या है? 8 सही 1/3। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन बोला क्या है? 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/5 भागे 5 सही 1/4। इसी को हमें सॉल्व करना। देखिए यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 8 त्रिक 24 1 25/3 गुणे 4 पंचे 20 1 21/4। और ये देखिए डिवाइडेड में है, क्या है? 4 पंचे 20 1 21/4। अब आप बखूबी जानते हैं कि कोई चीज डिवाइड में रहती है उसको सॉल्व करते तो मल्टीप्लाई में करते तो क्या हो जाती है? संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। संख्याओं का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो आप उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड में है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ साइन मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? और साइन मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक शर्त लागू होती है। वो शर्त क्या होती है? कि उसके आगे की संख्याओं का आप क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए। हमने इसको रेसिप्रोकल मतलब क्या करिए? उल्टा कर दीजिए। 4 से 4 कट गया, 21 से 21 कट गया। ठीक है, यहाँ बचा क्या? 3/25। इसको आप सॉल्व करें, 3 8 24 सही 1/3। क्या ये आंसर कहीं दिया है? एक मिनट, 8 से 24 1 25/3 गुणे 5 चौक 20 1 21/4 डिवाइडेड बाई 4 पंचे 20 1 21/4। देखिए ये तो पूरा पूरा कट गया। ये क्या आया? 8 सही 1/3। यहाँ पे आया क्या है? 3 8 24 1 25। तो ये हमारा क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा 8 सही 1/3 होगा। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया। इसका मतलब इसके ऑप्शन में यहाँ पे देखिए मिस्टेक, यहाँ 7 की बजाय क्या होता? 8 होता। क्योंकि आप यहाँ से बखूबी देख सकते कि अगर आप पहले केवल इनको अगर आप सॉल्व करते तो ये यहाँ से क्या हो जाता? मल्टीप्लाई में हो जाता और ये संख्या अलट पलट जाती। और आप यहाँ देख रहे हैं 5 चौक 20 1 21 आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए 4 पंचे 20 1 21/4 आ रहा है। ठीक है, ये 4 से 4 दोनों तरीके कट जाएगा। मैं आपको यहाँ सॉल्व करा के दिखाता हूँ। देखिए 5 चौक 20 1 21 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। 4 पंचे 20 1 21 बटा, यहाँ 5 था, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 21/4 हो गया। ठीक, अब आप बखूबी बात समझिए कि ये ऊपर नीचे पलट जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको बखूबी दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है? विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा इसमें पास और फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। भली भांति अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दिए। देखिए क्वेश्चन में एक लाइन इसने बखूबी ऐड की है कि भली भांति, मतलब इसमें एक इतनी कैलकुलेशन रहती है, आपको थोड़ा ध्यान देके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बोला क्या? विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो दी है लाखों में दी है। ठीक, इसमें पास और फेल होने वालों का अनुपात दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? बोला क्या? नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? नगर ई की बात किया। किसकी बात किया है? नगर ई में कितने विद्यार्थी बैठे थे? 1,85,000। कितने विद्यार्थी बैठे थे? इसको अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1,85,000 विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, बोला क्या है? पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखिए कितने में दिया है? 3:2 में दिया है। कितने में दिया है? 3:2 में दिया, मतलब कि टोटल 5 यूनिट रही होगी तो 3 यूनिट पास हुए हैं, 2 यूनिट क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो बात को आप समझिएगा, 3 यूनिट पास हुई है कितने में? टोटल 5 यूनिट में। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। और किसका? 1,85,000 का। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, बचेगा यहाँ से 3, 5 सते 35, कितना हो गया? 37,000। 3 गुणे 37,000, 3 सते 21, कैरी लगा 2, 3 तिहाई 9, 2 11,
1,11,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है, जी हाँ यहाँ नीचे दिया है, कितना दिया है 1,11,000 विद्यार्थी नगर ई में पास हुए। देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपको 11,10,000 भी लिख दिया था जल्दबाजी में, अगर आप ध्यान ना देते तो आप इस पे भी टिक मार देते क्योंकि लगभग सेम सेम दिख रहा था। लेकिन आपको ध्यान देना है, बोला क्या है 1,11,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। लेखपाल के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे तो आंख कान नाक मुंह सब खोल कर आपको बैठना है, पूरा माइंड फ्रेश करके बैठना है। एग्जामिनर आपको किसी ना किसी तरीके से जरूर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। बोल क्या रहा है, पूर्णांकों 1 से लेके 100 के मध्य अभाज्य युग्म की संख्या क्या है। 1 से लेके हमें कहां तक के बीच की पूछा है, 100 तक की पूछा है। अब बहुत से दोस्त यार बोलेंगे सर अभाज्य युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म की आप बात करें। देखिए अभाज्य युग्म होता है दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, 17 और 19, क्या 17 और 19, 29 और 31, ठीक है, 41 और 43, इनको क्या बोलेंगे, अभाज्य युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य युग्म बोलेंगे। जिनको दोनों को घटाने पे 2 अंतर में बचे वही क्या होता है, अभाज्य युग्म होता है। तो देखिए ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, छोटी सी बात है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में 8 अभाज्य युग्म होते हैं। कितने अभाज्य युग्म होते हैं, 8 अभाज्य युग्म होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 5 प्रेक्षणों, ये जो संख्या लिखी है इसका माध्य कितना निकला है, 11 निकला है। प्रथम 3 का माध्य था ये। देखिए इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से प्रथम 3 को उठा लीजिए। क्या है, x प्लस 2 और क्या है x प्लस 4, ठीक है। आपको 3 का पूछा तो अपान में 3 रख दीजिए, इक्वल टू में 11 दिया तो 11 रख दीजिए। 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 11, यहाँ पॉन में 3 है अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 33, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 9, x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 9। अब आप यहाँ से देखिए इन पांचों को इनके इक्वल रख के आप सॉल्व करते, तब x की वैल्यू निकाल के फिर इन तीनों को सॉल्व करते, तब भी आंसर हमारा 9 आता। और आप यहाँ से डायरेक्ट करके अपना समय बचा लेंगे, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 9 आएगा। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल इतने ही क्वेश्चन थे, आशा करूंगी 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और 10 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपना प्यार इसीलिए मेरे लिए बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। बस आपको कुछ नहीं करना है, लेखपाल एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए क्योंकि शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक मैं भगवान से प्रे करूंगा कि जितने भी लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था उन सभी को एक बार फिर से लेखपाल में बैठने का मौका मिले और वो सभी अपने भाग्य को आजमाएं और जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सफल होगा। चलिए फिर मिलता हूं कल। अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। धन्यवाद।